फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, वन बाय वन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि स्टूडेंट्स आपने इसमें केमिकल काइनेटिक्स को डिफाइन करना है और कंपेयर करना है केमिकल काइनेटिक्स को केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ और थर्मोडायनेमिक्स के साथ। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, स्टूडेंट्स आपके पास जो थर्मोडायनेमिक्स है, स्टूडेंट्स इसको आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर लेंगे कि आपके पास जो थर्मोडायनेमिक्स होता है स्टूडेंट्स, वो आपको किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में बता रहा होता है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो डील कर रहा होता है कि आपके पास एक रिएक्शन अपनी स्टेट्स में कैसे अचीव कर रहा होता है, इक्विलिब्रियम को डायनामिक इक्विलिब्रियम में कैसे प्रेजेंट होता है। और स्टूडेंट्स उसके अलावा आप सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस की केस में केमिकल इक्विलिब्रियम को डील कर रहे होते हैं, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो थर्मोडायनेमिक्स होता है उसकी फिजिबिलिटी से ताल्लुक होता है। और उसके अलावा स्टूडेंट्स वो आपके पास हीट्स ऑफ रिएक्शन जो होता है उससे ज़्यादा कंसर्न होता है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो केमिकल काइनेटिक्स है वो रेट ऑफ रिएक्शन से डील कर रही होती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये आपके पास रिलेटेड होती है फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि स्टूडेंट्स आप इनको इस तरह से, इनके जो पॉइंट्स हैं इनको आप लिख के अलग से इनको आप जस्टिफाई कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट इज रिटन विद positive sign but with respect to reactants is written with a negative sign, explain it with reference to the hypothetical equation। स्टूडेंट्स आपके पास ये hypothetical reaction है, तो आप क्या करेंगे कि इसके लिए आपने लिखना है रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड दैट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या है कि जब आप रिएक्टेंट्स के लिए स्टूडेंट्स आप लिखेंगे वैल्यू, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन की, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन की जब आप वैल्यू लिखेंगे या रेट का एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि रिएक्टेंट्स की क्योंकि कंसंट्रेशन ओवर टाइम डिक्रीज हो रही है, यानी कि चेंज इन ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टी इज इक्वल्स टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, क्योंकि आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम डिक्रीज हो रही है, इसलिए आप नेगेटिव का साइन यूज़ करते हैं फॉर रिएक्टेंट्स, बट दैट फॉर आप, लेकिन जो स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप इसके एक्सपोनेंट्स पे लिखेंगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो आ जाते हैं प्रोडक्ट्स, उनकी केस में स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं। और पॉजिटिव साइन स्टूडेंट्स आप क्यों यूज़ करते हैं, वो आप स्टूडेंट्स इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि आपके पास जो रेट होता है स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स, क्योंकि प्रोडक्ट्स अक्यूमुलेट हो रही होती हैं, उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती चली जाती है। तो स्टूडेंट्स इस केस में क्या होता है कि आपके पास, इस केस में स्टूडेंट्स आपके पास ये होता है कि आप पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं कि इन रेट्स के जो एक्सप्रेशंस हैं इनको लिखते हुए आप क्या कर सकते हैं कि इसके साथ रीजनिंग कर सकते हैं कि आप पॉजिटिव या नेगेटिव साइंस क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट्स, यानी कि आपने दोनों को डिफाइन कर लेना है। देन स्टूडेंट्स आपके पास एक रीजनिंग है, इज इट ट्रू दैट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द एवरेज रेट एंड बिकम्स फार लेस देन द एवरेज नियर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स इस बात को हमने थॉरली डिस्कस किया था कंसेप्चुअल वीडियोस के अंदर। द रेट ऑफ द रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, वाइल दैट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स इज कॉल्ड एज एवरेज। पहले आपने डिफाइन कर लिया, देन आप बताएंगे कि एट स्टार्ट जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज़्यादा होगा देन दैट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे ही आपका रिएक्शन प्रोसीड करेगा द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन जो वो स्लो डाउन हो जाएगी, हैंस द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू टाइम इंटरवल विल इंक्रीज। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप जब लिखेंगे रीजनिंग करके प्रॉपर हेडिंग्स के साथ पहले एक्सप्लेन करेंगे आप इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट्स को, और उनके लिए स्टूडेंट्स जो आपके पास पर्टिकुलर आपके पास जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको भी आप लाजमी मेंशन करेंगे, फिर आप ये रीजनिंग देंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो जस्टिफाई हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेट एंड रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस कैटालिसिस, फास्ट स्टेप एंड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन एंड एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन। तो वन बाय वन इनको स्टूडेंट्स हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को स्टूडेंट्स आप डिफाइन करेंगे बिल्कुल इसी तरह, रेट कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे, द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इन रेट लॉ विच रिलेट्स कंसंट्रेशन टू दैट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, उसको हम रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जो आप एक्सप्रेशन लिखते हैं उसको आप मेंशन कर देंगे, जबकि रेट कांस्टेंट को स्टूडेंट्स आप के कह रहे होते हैं, जिसको आप रेट इक्वेशन के थ्रू भी देख सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो रेट कांस्टेंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है टू दैट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। स्टूडेंट्स आपके पास जो रेट ऑफ अ रिएक्शन है ये एक वेरिएबल पैरामीटर है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास रेट कांस्टेंट डिपेंड कर रहा होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर, और एंड डिफर्ड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन, यानी कि जैसे जैसे आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो डिफरेंट होता चला जाता है, बिल्कुल वैसे ही आपके पास जो रेट कांस्टेंट होता है ये भी डिफरेंट होता चला जाता है, जैसे कि स्टूडेंट्स हमने यूनिट्स के केस में डिस्कस किया था। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस कैटालिसिस के दरमियान डिफरेंस था, आपने पहले इनको डिफाइन किया। देन स्टूडेंट्स आप इसकी कोई सी 2 से 3 एग्जांपल्स दे सकते हैं। डिफाइन करेंगे कि कैटालिसिस इन विच द कैटलिस्ट एंड द रिएक्टेंट आर इन द सेम फेज आर कॉल्ड एज होमोजीनियस कैटालिसिस। देन स्टूडेंट्स हेटेरोजीनियस
हेटेरोजीनियस कैटालिसिस की केस में हम बोलेंगे कि द कैटालिसिस इन विच द कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स आर इन डिफरेंट फेजेस या डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। देन स्टूडेंट्स आपके पास आपने डिफरेंस करना है फास्ट स्टेप के दरमियान और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के दरमियान। डिफाइन करेंगे कि रिलेटिवली फास्ट रिएक्शन इज अ मल्टीपल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म, इसको हम कहते हैं फास्ट स्टेप, यानी कि मल्टी स्टेप के अंदर ये एक से दो रिएक्शंस होते हैं जो कि रिलेटिवली फास्ट होते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, जो कि स्लोएस्ट रिएक्शन होता है आपके पास मल्टी स्टेप रिएक्शंस ऑफ अ प्रॉपर रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो ओवरऑल रेट होता है वो इस रिएक्शन से या इन फास्ट स्टेप रिएक्शन से इंडिपेंडेंट होता है। जो आपके पास रेट डिटर्मिनिंग रिएक्शंस होते हैं उनका जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है स्टूडेंट्स वो आपका ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन डिटर्मिन कर रहा होता है, यानी कि उसमें जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वही आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता रहे होते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन द स्टेप डज नॉट अपीयर। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका जो फास्ट स्टेप होता है वो आपके ऑर्डर को अफेक्ट नहीं कर रहा होता, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो रेट डिटर्मिनिंग अफेक्ट होता है, ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, ये डायरेक्टली आपको बता रहा होता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास एक और डिफरेंस आ जाता है बिटवीन इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इंथैल्पी चेंज में स्टूडेंट्स आपके पास हीट चेंज आ जाता है विच इज अकम्पनीड बाय केमिकल रिएक्शन, यानी कि किसी भी केमिकल चेंज से रिलेटेड स्टूडेंट्स एक हीट चेंज होता है, या तो हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है या तो हीट रिलीज हो रही होती है। उसको आपने डिफाइन कर देना है डेल्टा एच से, आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का डिफरेंस भी होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है इन द केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड नेगेटिव होती है इन द केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिफाइन करते हैं कि ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है इन एडिशन टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी विच द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन। तो इसको आप कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये मिनिमम एनर्जी होती है जो कि आपको एक रिएक्शन इनिशिएट करने के लिए चाहिए होती है। इसका एक सिंबल होता है डेफिनेट, जिसको आप कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि EA। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपके पास डिफरेंसेस। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज एन एवर चेंजिंग पैरामीटर अंडर द गिवन कंडीशंस, यानी कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन चेंज होता जाता है। बिगनिंग में मैक्सिमम होता है, लेकिन जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है एंड फाइनली बिकम जीरो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, यानी कि जब तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट 2 है। द रिएक्शन रेट डिक्रीजेज एवरी मोमेंट बट रेट कांस्टेंट K ऑफ द रिएक्टेंट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी अंडर द गिवन कंडीशन। तो इस स्टेटमेंट को हमने जस्टिफाई करना है कि आपके पास रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यूनिफॉर्म नहीं होता, ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। सिंस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, क्योंकि रिएक्शन ऑफ आपके पास जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होती है वो हर इंस्टेंट पे कम हो रही होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ प्रोडक्ट, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टार्ट पे, ग्रेजुअली डिक्रीज होती है। जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो कांस्टेंट K होता है, जिसको आप वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है वो इंडिपेंडेंट होती है टू दैट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसलिए वो कांस्टेंट रहता है चाहे आपके पास रिएक्शन कोई भी हो रहा हो या कितना भी फास्ट या कितना भी स्लो हो रहा हो। देन स्टूडेंट नेक्स्ट है आपके पास 50% ऑफ अ हाइपोथेटिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट्स इन 1 आवर, द रिमेनिंग 50% नीड्स मोर देन 1 आवर टू कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स आपके पास कुछ ऐसे है कि आपके पास एक हाइपोथेटिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, उसका 50% आपके पास प्रेजेंट है, उसका जो 50% है स्टूडेंट्स वो आपके पास प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपके पास रिमेनिंग 50% है। अब स्टूडेंट्स इस केस में उस रिएक्शन की जो या उस कंपाउंड की एलिमेंट की जो हाफ लाइफ है वो 1 आवर है, यानी कि आफ्टर 1 आवर 50% की जगह आपके पास उसका 25% रह जाएगा। वो क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि आपके पास उस 50% का भी हाफ हमारे पास रह जाएगा अकॉर्डिंग टू इट्स हाफ लाइफ, जो कि 1 आवर बाद आपके पास 25% रह जाएगा। जबकि स्टूडेंट्स फर्दर 1 आवर के बाद आपके पास यही 25% भी हाफ हो जाएगा, यानी कि अपने 12.5% तक रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह ये आपके पास आगे कंप्लीट होता रहेगा और ये स्टेटमेंट जस्टिफाई हो जाएगी कि रिमेनिंग 50% को मोर देन 1 आवर चाहिए टू कंप्लीट इट्स डिसइंटीग्रेशन या स्टूडेंट्स टू बी कन्वर्टेड इंटू 50% ऑफ इट्स प्रोडक्ट, यानी कि इसकी हाफ लाइफ कंप्लीट करने में। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, नंबर 4 है आपके पास द रेडियोएक्टिव डिके इज ऑलवेज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो रेडियोएक्टिव डिके होता है ये हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। वो कैसे? क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास जो हाफ लाइफ होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कांस्टेंट होती है और इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होती है। इसी वजह से आपके पास जो रेडियोएक्टिव डिके होता है वो क्योंकि इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, इसी वजह से स्टूडेंट्स वो फर्स्ट ऑर्डर होता है। तो इट इज ऑलवेज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देन स्टूडेंट्स आपके पास है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज डेसीमीटर क्यूब per mole per second, but the unit of rate of reaction is mole per decimeter cube
और सेकंड -1, यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसके लिए हम रेट इक्वेशन लिखते हैं, रेट इज इक्वल्स टू के इंटू ए स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसके लिए हम यूनिट लिख लेते हैं, ये आपके पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, रेट के यूनिट्स आएंगे यहाँ पे, जबकि स्टूडेंट्स आप कंसंट्रेशन के यूनिट्स 2 दफ़ा लिख लेंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ, ताकि आपके लिए कैलकुलेट करना आसानी हो। स्टूडेंट्स रेट की वैल्यू तो वही रहती है, दैट इज़ मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नीचे स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। इनको आप कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे आप इस तरह से लिखेंगे मोल -1, आपके पास आ जाता है डेसीमीटर +3 और स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है पर सेकेंड। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास यूनिट आ जाता है, यानी कि यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट है आपके पास, जबकि आपके पास जो रेट है उसका आपके पास यूनिट डिफरेंट आ रहा है। देन स्टूडेंट्स आपके पास नंबर 6 है, द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज नॉट नेसेसरीली इंपॉर्टेंट टू गिव द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको हम स्टूडेंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास जो कोफिशिएंट या स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स होती हैं वो आपको रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बताती, बल्कि ये एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड वैल्यू, आप ये 2-3 बातें लिख के आप क्या कर सकते हैं कि आप एक एग्जाम्पल के तौर पर एक इक्वेशन लिख सकते हैं जो कि ये जस्टिफाई कर रही हो कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स ही आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बता रहे हैं, बल्कि ये एक एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड वैल्यू है। देन स्टूडेंट्स आपके पास नंबर 7 है, द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन ऑफ अ रिएक्शन एंड रेट एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। इसको हमने जस्टिफाई करना है, सिंपली हमने बताना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको रेट एक्सप्रेशन देख के पता चलता है कि वो कितनी पार्ट से रेज्ड है, उसको आप ऐड करते हैं तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पता चलता है, वाइल जो रेट एक्सप्रेशन है वो आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिलता है। तो स्टूडेंट्स इसको आपने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना है तो आपका आंसर जस्टिफाई हो जाएगा। थैंक यू।